आज की क्लास में हम कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे। कृषि या एग्रीकल्चर जो है ये प्री का टॉपिक है मेनली, तो प्री के हिसाब से कुछ एक क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं वो देखने हैं। तो प्री के हिसाब से ही हम बेसिक थोड़ी बहुत चीजें इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए एग्रीकल्चर जो है कृषि में हम कुछ एक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जब एग्जाम हो उससे पहले देखनी पड़ेगी, जैसे कि कितना उत्पादन कृषि का कितना रहा, वो सब आपको प्री से ठीक पहले थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा। और ये किसमें मिलेगा आपको? राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे में आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए वो प्रोडक्शन वगैरह का जो लेवल है, कितने मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ, वो आप थोड़ा सा डेटा आंकड़े जो है वो थोड़ा बहुत देख के जाना प्री से पहले। तो अभी वो बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो चेंज होता रहता है, हर क्वार्टर में चेंज होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स आती रहती हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे में जो फाइनल आए उसको आप कर लेना। अब इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? तो हम कुछ बेसिक इंस्टीट्यूट्स जो हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह, संस्थान जो हैं अनुसंधान वगैरह के, जो प्री में अक्सर पूछ ले जाते हैं, उनके कुछ एक के नाम देखेंगे। हम ये देखेंगे कि मौसम के हिसाब से जो फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और वो सब, उनको देखेंगे। खैर उनमें तो आपको आती होंगी थोड़ी सी। तो फसलों के अलावा हम बात करेंगे कि विभिन्न देशों में और विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरण कृषि के क्या विभिन्न नाम हैं, जो पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। स्थानांतरण कृषि से, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के डिफरेंट नेम्स हम देखेंगे। नेम्स के अलावा एग्रीकल्चर में नेट सोन एरिया, कुल बोया गया क्षेत्र कितना है, और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, फसलकृत क्षेत्र कितना है, उसको देखेंगे। प्लस हम देखेंगे कि सिंचाई के कौन से साधन पर इंडिया में ज्यादा हम निर्भर करते हैं, सिंचाई के कौन से साधन पर निर्भर करते हैं और कौन सा साधन कहाँ ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, ये कुछ एक बेसिक चीजें। प्लस कौन सी फसल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है ज्यादा, और किसी फसल को किस तरह की परिस्थिति चाहिए होती है, जलवायु परिस्थिति, ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। उन सब बेसिक चीजों को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। प्री के हिसाब से ही आपको मेनली तैयारी करनी है। प्लस जो दो नई टर्म्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो है फर्टिगेशन और दूसरी टर्म है जीरो टिलेज, उसको थोड़ा सा देखेंगे ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए प्री में तो आप डील कर सके। तो अब आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में अगर देखें तो पहले सबसे बेसिक जो डेटा है इकोनॉमिक सर्वे वगैरह से लिए हुए, और ये जो है ये एग्रीकल्चर रिपोर्ट से लिया हुआ है। एग्रीकल्चर रिपोर्ट, कृषि रिपोर्ट गवर्नमेंट हर साल रिलीज करती है। तो अभी जो लेटेस्ट एग्रीकल्चर रिपोर्ट है उसमें ये डेटा दे रखा है। इंडिया की जो कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या में से कितने लोग कृषि में कार्य करते हैं, या कृषि वाला जो उद्योग तो क्या, कृषि वाला जो सेक्टर है उसमें काम करते हैं। तो वो देखा जाए अगर, तो कार्यबल का जो वर्क फोर्स है इंडिया की, मतलब काम करने वाली जो जनसंख्या है, वर्क फोर्स में से 54.6% हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वर्क फोर्स की, वो मेनली लगी हुई है कृषि या कृषि आधारित उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में। तो इसीलिए इंडिया की वर्क फोर्स का ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा पार्ट जो है, ज्यादा प्रतिशत, वो इसी तरह के कृषि उद्योग में लगा है, या कृषि से आधारित जो सेक्टर है उसमें, उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उनमें लगा है। इसका मतलब भले ही भारत की जो अर्थव्यवस्था हो वो कृषि प्रधान नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है ज्यादा पैसा, इंडिया को, इकोनॉमी को ज्यादा पैसा जनरेट होता है दूसरे सेक्टर से, इंडस्ट्री से, सर्विस सेक्टर से जनरेट होता है। जबकि एग्रीकल्चर जो है इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में उसका योगदान कम है, पर फिर भी जनसंख्या जो इस पर निर्भर करती है कृषि पर, उसकी प्रतिशत काफी ज्यादा है। तो ये प्रतिशत आपको याद रखना है। तो कृषि और कृषि आधारित उद्योग में लगे हुए हैं ये लोग, एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज जो है उनमें लगे। अब 2019 और 20 के समय अगर देखा जाए, इस काल के दौरान सकल मूल्य संवर्धन, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कृषि की भागीदारी जो रही, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो 16.5% ही रहा। इसका सिंपल सा मतलब है कि अर्थव्यवस्था में कितना योगदान किया, कुल जितनी भी विनिर्माण की चीजें बनी, या कुल कितना भी जो भी प्रोडक्शन हुआ, वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें एग्रीकल्चर का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था, वो इसमें बताया जाता है। शायद इस टर्म को अभी आप नहीं समझते हो, बट जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी की क्लासेस होंगी वैसे वैसे आप इसको, इस टर्म से परिचित हो जाएंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन भारत की अर्थव्यवस्था में
मूल्य का संवर्धन करने में कृषि का कितना योगदान है वो इसमें बताया जाता है। वो 16% ही है, 16.5% ही है। और कृषि का जीवीए में जो कंट्रीब्यूशन है वो निरंतर गिरता जा रहा है और भविष्य में कम ही होगा। विकसित जो देश होते हैं उनमें ये जीवीए, कृषि का जीवीए में कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य संवर्धन में कृषि का योगदान कम होता है। तो भारत अगर विकास की ओर जा रहा है तो धीरे धीरे कृषि सेक्टर का या एग्रीकल्चर सेक्टर का इस जीवीए में योगदान बढ़ना स्वाभाविक है। ये एक नॉर्मल चीज है और अच्छा है ये हो रही है, क्योंकि हम जो है इंडिया में इकोनॉमी में जो मूल्य संवर्धन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो केवल एग्रीकल्चर से नहीं हो रहा, दूसरे कई सारी चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, सर्विस सेक्टर हो गया, उससे वैल्यू एडिशन ज्यादा हो रहा है। और यही पहचान है एक विकसित देश की जिसमें जीवीए में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान कम हो, और भारत उसी ओर जा रहा है। तो हर साल ये डेटा जो है 16% से भी आगे आने वालों सालों में ये और कम होगा, भविष्य में ये रिड्यूस होगा। और फिर जो है देश के सकल मूल्य संवर्धन जीवीए में कृषि और संबंधित क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन निरंतर कम हो रहा है, उसकी योगदान निरंतर कम हो रहा है, तो कंट्रीब्यूशन रिड्यूस होगा ही। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो अभी एस्टिमेट उसका लगाया गया है 2.9%। ये 2018-19 का एस्टिमेटेड डेटा है। 2019-20 में ये अंदेशा है या ये एस्टिमेट लगाया गया है कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि जो है 2.8% रहेगी। पहले 18-19 में 2.9% थी, अब आगे एस्टिमेट लगाया गया है कि 2.8% होगी 2019-20 की। फाइनल डेटा वगैरह जो है जब आएंगे तो चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। फाइनल डेटा और ये सारी चीजें आप कहाँ से देखेंगे, तो एनुअल एग्रीकल्चर रिपोर्ट आती है। अभी जो एनुअल एग्रीकल्चर रिपोर्ट है उसमें अभी तक का जो डेटा है वो मैंने इंक्लूड किया है। एनुअल एग्रीकल्चर रिपोर्ट, उसका पहला चैप्टर पहले पेज पे ये कुछ एक बेसिक डेटा आपको मिल जाते हैं। तो एग्जाम से पहले आप इसको थोड़ा सा देख कर जाएं, बाकी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। प्री में एक आध कोई क्वेश्चन बनता है इससे, तो वो आपका हो जाएगा इतनी बेसिक नॉलेज से। तो ये जीवीए में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है धीरे धीरे कम हो रहा है और आगे भी कम होगा। और वर्क फोर्स जो है वो अभी भी बहुत सारी लगी हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसीलिए पर कैपिटा इनकम जो है, जो एग्रीकल्चर में लगे हुए लोग उनकी पर कैपिटा इनकम कम होना स्वाभाविक है। किसानों की जो आय है वो कम होना स्वाभाविक है, क्योंकि ज्यादा जनसंख्या इस सेक्टर पर निर्भर कर रही है, जबकि इस सेक्टर में कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो जीवीए में कम है। तो जितना भी पैसा इसमें अर्न होता है वो डिवाइड हो जाता है इतने सारे लोगों में, इसीलिए पर कैपिटा इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जुड़े लोग हैं उनकी थोड़ी कम है। अब देखिए कुछ अन्य आंकड़े। भू उपयोग मतलब लैंड स्टैटिस्टिक्स जो आते हैं, लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स जो आते हैं 2014-15 के अवेलेबल हैं लेटेस्ट, उससे नए अभी तक लैंड यूज स्टैटिस्टिक्स वो अभी तक नहीं आए हैं। टंग ट्विस्टर बन गया, सांख्यिकी जो है ये अभी तक नहीं आई है। तो कृषि रिपोर्ट में ये दिया गया है, और जब भी आपका एग्जाम हो तब कृषि रिपोर्ट में आप इस डेटा को भी देख सकते हैं। तो भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, इंडिया का जो टोटल एरिया है, उसको वैसे तो हम लाख स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में बताते हैं, पर अगर उसको मिलियन हेक्टेयर में बताया जाए तो मिलियन हेक्टेयर में वो ऐसे लिखा जाता है। तो इंडिया का टोटल एरिया मिलियन हेक्टेयर में है 328.7 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का मतलब है नेट सोन एरिया, इसमें से नेट सोन एरिया, इसको NSA कहते हैं शॉर्ट में, नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है वो 140.1 मिलियन हेक्टेयर है। और इसमें से भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में अगर नेट सोन एरिया को देखें, NSA को देखा जाए, तो भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में ये कितना प्रतिशत होगा इसका, 43%। तो नेट सोन एरिया मतलब ऐसा भूमि भारत में जहां पर खेती की जा रही है उस भूमि की बात हो रही है। तो ये जो बीज बोए जाते हैं या बुआई वाला जो क्षेत्र है उसको यहाँ पर देख रहे हैं। तो नेट सोन एरिया या शुद्ध बोया गया क्षेत्र भारत में इतना है 140.1 मिलियन हेक्टेयर। और सकल फसलकृत क्षेत्र, सकल फसलकृत क्षेत्र इसका मतलब है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। क्रॉप्ड एरिया जो है वो इस नेट सोन एरिया से ज्यादा होता है।
और ये सकल फसलकृत क्षेत्र या सकल फसल क्षेत्र जो है 198.4 मिलियन हेक्टेयर है। और ये कुल भारत के जो क्षेत्रफल है उसका 60.3% है या 35% है। अब ये कैसे क्या होगा, नेट सोन एरिया और जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उनमें डिफरेंस क्या होता है, तो ये अभी सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ये तो है NSA, नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ये है GSA। हमेशा नेट सोन एरिया की तुलना में ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ज्यादा होता है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र से सकल बोया फसलकृत क्षेत्र जो है वो ज्यादा होता है। नेट सोन एरिया केवल देखता है कि कितनी भूमि लैंड यूज में ली जा रही है कृषि के लिए, जबकि फसलकृत क्षेत्र में ये देखा जाता है कि कितनी फसलें उगाई जा रही हैं किसी भी भूमि पर। एक ही भूमि पर साल में अगर 2 बार आप फसल उगा रहे हैं, खरीफ और रबी की, तो उसको 2 बार काउंट किया जाएगा। तो इसीलिए ये ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है ये ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक ही लैंड को आप 2 बार काउंट कर रहे हो। तो ऐसा फसलकृत क्षेत्र जो है, क्योंकि अगर 2 बार फसल उगाई जा रही है तो उस एरिया को 2 बार काउंट किया जाएगा, तो इसीलिए सकल फसलकृत क्षेत्र ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए किसी के पास 1 हेक्टेयर भूमि है, उस 1 हेक्टेयर भूमि को हम कहेंगे कि वो उस पे बुआई खेती करता है अगर, तो वो 1 हेक्टेयर भूमि होगी शुद्ध बोया गया क्षेत्र उसका, नेट सोन एरिया। और उस 1 हेक्टेयर भूमि पे वो रबी के दौरान और खरीफ के दौरान 2 साल में 2 बार उससे फसल प्राप्त करता है, तो उसको हम 2 बार जोड़ देंगे तो टोटल जो उसका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होगा, सकल फसलकृत क्षेत्र होगा, वो होगा 2 हेक्टेयर, क्योंकि 2 फसलें वो प्राप्त कर रहा है उस भूमि से। तो इसीलिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में क्या किया जाता है, कितनी फसलें प्राप्त की जा रही है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है भूमि से। जितनी भी भूमि है उसमें अगर दो बार फसलें उग रही है तो 2 बार काउंट कर लेंगे उस भूमि को। 3 फसल उगाई जा रही है साल में तो 3 बार कर लेंगे, 3 कमी होती है। तो इंडिया में भूमि की कमी है, लैंड की कमी है, तो भविष्य में हमारे पास नेट सोन एरिया, शुद्ध बोया गया क्षेत्र तो बढ़ नहीं सकता, हम कहाँ से लाएंगे और लैंड। उल्टा जैसे जैसे सिटीज बढ़ रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिल रही है, तो अब धीरे धीरे क्या होगा, कृषि भूमि तो वैसे भी कम है और भी कम होने की संभावना है, तो नेट सोन एरिया इंडिया बढ़ा नहीं सकता। तो इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बढ़ाए। तो भारत में सकल फसलकृत क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक ही भूमि पर 2 बार या 2 से ज्यादा बार अगर हम खेती करें तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बढ़ेगा। इनफैक्ट जितना भी नेट सोन एरिया है वो कम से कम 2 बार तो साल में यूज में लिया ही जा सकता है खेती के लिए, फसल के लिए। तो इसीलिए ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भविष्य में और बढ़ेगा अभी जितना भी है। तो अभी तो टोटल इंडिया के एरिया का 60% के आसपास है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, सकल फसलकृत क्षेत्र। अब 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र, जैसे मैंने बताया 1 से अधिक बार जहां जिन जिन क्षेत्रों के ऊपर फसल उगाई गई है वो क्षेत्र कितने हैं, 58.3 मिलियन हेक्टेयर, जो कि 142 फसल गहनता जो है, भारत की फसल गहनता या क्रॉप इंटेंसिटी, तो इंडिया की क्रॉप इंटेंसिटी है 142%। अब ये कैसे निकालते हैं क्रॉप इंटेंसिटी, तो देखिए क्रॉप इंटेंसिटी या फिर फसल गहनता निकाली जाती है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट सोन एरिया, इनका रेशो लेते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रतिशत आ जाता है। मतलब सकल फसलकृत क्षेत्र, सकल के नीचे शुद्ध, सकल फसलकृत क्षेत्र और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इनका अनुपात लेके इनको 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे निकल जाती है फसल गहनता। तो फसल गहनता अगर हम भी निकालें तो हम इजीली निकाल सकते हैं। आपको पता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये है 198.4 और शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है वो है 140.1। इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो लगभग जो आपका उत्तर आएगा प्रतिशत में वो इतना आएगा। तो इस तरह से प्रतिशत निकाला जाता है, क्रॉप इंटेंसिटी इस तरह से निकालते हैं। भविष्य में इंडिया को क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, फसल गहनता जो है वो बढ़ानी होगी। फसल गहनता बढ़ानी इसलिए होगी क्योंकि हमारे पास भूमि तो है नहीं, इसलिए हमको अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में और प्रोडक्शन चाहिए तो एक ही भूमि पर 2 बार तो फसल उगानी ही पड़ेगी कम से कम।
तो इसीलिए फसल गहनता क्रॉप इंटेंसिटी भविष्य में बढ़ने वाली है, क्योंकि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बढ़ेगा, नेट सोन एरिया नहीं बढ़ सकता इंडिया का। अब शुद्ध सिंचित क्षेत्र, नेट इरिगेटेड एरिया, नेट इरिगेटेड एरिया वो इंडिया का कितना है वो भी देखिए। नेट इरिगेटेड एरिया इंडिया में 68.38 मिलियन हेक्टेयर है, 68.38 मिलियन हेक्टेयर। और ये जो है अगर हम नेट सोन एरिया की तुलना में देखें, शुद्ध बोया गया जो क्षेत्र है उसमें से कितना एरिया, कितना क्षेत्र ऐसा है जो सिंचित है, तो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से सिंचित क्षेत्र यदि देखा जाए तो वो केवल 48.8% है। इसका मतलब जितनी भूमि पर हम कृषि करते हैं उस भूमि का केवल 48% के आसपास हम सिंचाई द्वारा उसको पानी उपलब्ध करवाते हैं। इसका मतलब अभी भी इंडिया में 50% से ज्यादा भूमि निर्भर करती है किसके ऊपर? वर्षा के ऊपर। इसीलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। तो 48% ही है, जो 50% भी नहीं है टोटल। और सकल सिंचित क्षेत्र मतलब ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, तो ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है इंडिया में वो है 96.46 मिलियन हेक्टेयर, 96.46 मिलियन हेक्टेयर। मतलब इसमें देखा जा रहा है ग्रॉस में, सकल में हम देख रहे हैं कि किसी भी भूमि के ऊपर हम कितनी बार फसल उगा रहे हैं और उसको जितनी बार भी फसल उगा रहे हैं उसको सिंचाई कैसे कर रहे हैं उसकी। तो उसमें से अगर हम देखें तो उस ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया में, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया में से 48% एरिया ही हम सिंचाई कर पा रहे हैं। तो शुद्ध GSA की तुलना में हम देख रहे हैं ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया या सकल फसलकृत क्षेत्र की तुलना में अगर हम देखें कि कितना फसलकृत क्षेत्र जो है वो सिंचित है तो वो भी 48 के आसपास आएगा। दोनों ही तरीके से आप अगर परसेंटेज निकालें तो इंडिया का इरिगेटेड एरिया 50% से काफी कम है। इसका मतलब भारत की कृषि मानसून पर, वर्षा पर निर्भर करती है। एक से अधिक बार सिंचित क्षेत्र मतलब ऐसी भूमि जिस पर 2 फसलें प्राप्त हो रही है और दोनों ही फसलों में उसको बार बार सिंचाई की जा रही है, दोनों सीजन्स में उसको सिंचाई की जा रही है। तो एक से ज्यादा बार सिंचाई कौन सी भूमि को प्राप्त होती है? तो वो प्राप्त होती है इसको, इतने एरिया को 28.08 मिलियन हेक्टेयर। तो ये कुछ बेसिक डेटा थे। अप्री के हिसाब से आपको थोड़े नंबर्स तो देखने ही पड़ेंगे। तो सकल फसलकृत क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और शुद्ध सिंचित क्षेत्र और सकल सिंचित क्षेत्र, ये थोड़े से आप डेटा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगी चीजें, धीरे धीरे याद करोगे तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई की। सिंचाई में यदि देखा जाए तो भारत का अधिकतम क्षेत्र जो है वो सिंचित नहीं है, पर जितना भी सिंचित है उसमें हम सिंचाई के कौन से साधन यूज में ले रहे हैं? सिंचाई के साधन क्या क्या हो सकते हैं? कुएं हो सकते हैं, नलकूप हो सकते हैं, मतलब वेल्स हो सकते हैं, ट्यूबवेल्स हो सकते हैं, तालाब हो सकते हैं जिनको हम टैंक्स कहते हैं, या फिर नहरें हो सकती है, या कोई अन्य जो सिंचाई की साधन होते हैं वो हो सकते हैं। इंडिया में सिंचाई का साधन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है कुएं और नलकूप, ये सबसे ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स और ट्यूबवेल्स का ज्यादा यूज में लिया जाता है सिंचाई करने के लिए। उत्तर भारत में अगर देखें, आपको पता है नॉर्थ इंडिया जलोढ़ मिट्टी से बना है, एलुवियल सॉइल से, इसीलिए जब नॉर्थ इंडिया में मैदानी क्षेत्र में बारिश होती है तो वो पानी रिसकर नीचे जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल जो है, भूमिगत जल, वो बढ़ता है। इसीलिए भूमिगत जल का उपयोग उत्तर भारत में काफी बड़े स्तर पर किया जाता है सिंचाई के लिए। इसीलिए उत्तर भारत में कुएं हैं, नलकूप हैं। कुएं वगैरह में पानी कहाँ से आता है? नीचे से आता है, जिसको हम कहते हैं भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। तो नॉर्थ इंडिया में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होती रहती है थोड़ा थोड़ा बारिश से, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कुएं और नलकूप जो है उनसे बहुत ज्यादा सिंचाई के साधन जो है, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। उसके अलावा देखें अगर तो सतही जल, जो नदियों में पानी है या तालाब वगैरह में पानी है, वो सतही जल है। सतही जल का हम उपयोग कम करते हैं सिंचाई के लिए, ज्यादा इंडिया में उपयोग होता है भूमिगत जल का, ग्राउंड वाटर का।
सतही जल को यूज करने के तरीके क्या है, नहर बना दीजिए, नदियों को जोड़ दीजिए, या नदी जो है उसको उसका पानी डाइवर्ट कर दीजिए, तो नहर आदि बनाई जा सकती है, या तालाब में जो पानी होता है उसको यूज में लिया जा सकता है। पर नहरें वगैरह जो है वो मेनली जहां पे आसानी से नहरें बन सकती है वहीं बनाई जा सकती है। तो उत्तर भारत में जहां बड़ी बड़ी सदावाहिनी नदियां जिनमें पानी बहुत ज्यादा है वहां पर नहरें बनाई गई हैं। उत्तर भारत में काफी ज्यादा नहरें हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर हो गई, और भी कई सारी नहरें हैं। तो नॉर्थ इंडिया में नहरें ज्यादा है, पर साउथ इंडिया में भी कुछ एक तटवर्ती क्षेत्र जो है वहां पर नहरें हैं, कोस्टल रीजन में कुछ एक नहरें देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुएं और नलकूप के अलावा सतही जल भी हम यूज करते हैं। सतही जल के साधन है नहरें और तालाब। उत्तर भारत में तो वेल्स और ट्यूबवेल्स ज्यादा यूज होते हैं, कुएं नलकूप उत्तर भारत में। और नहरों का उपयोग जो है ये सदावाहिनी नदियों वाले क्षेत्र में होता है, नहरों मतलब कैनाल्स। और तालाब जो है वो दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र में तालाब से सिंचाई होती है। दक्षिण भारत में क्या है, कठोर चट्टानों में कोई अगर डिप्रेशन मिल जाता है, कोई छोटी गर्त गड्ढा मिल जाता है, तो उसमें बारिश का पानी भरने से तालाब बनता है, और उस तालाब का पानी ज्यों का त्यों उसमें बना रहता है, क्योंकि नीचे का तालाब का तल कैसा होता है, कठोर चट्टानों का बना होता है, इसीलिए पानी वहां पर अच्छे से स्टोर रहता है। इसलिए क्या किया जाता है कि दक्षिण भारत में पठारी क्षेत्र है, कठोर चट्टानें हैं, इसीलिए कठोर चट्टानों के तल होने के कारण पानी स्टोर्ड रहता है तालाबों में, और साउथ इंडिया में तालाब ज्यादा यूज में लिए जाते हैं। सबसे ज्यादा तालाबों की संख्या जो है वो तमिलनाडु में है, और आंध्र प्रदेश में तालाब से सिंचाई बहुत ज्यादा होती है। हालांकि अभी ये डेटा अभी हम देखेंगे, तो ये आपको इरिगेशन की फैसिलिटी कौन कौन सी इंडिया में वो समझ में आई होगी। अब देखिए सिंचित क्षेत्र जो है, इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया, इरिगेटेड एरिया में एरिया वाइज अगर हम देखें, क्षेत्रफल के आधार पर या क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम देखें, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है एरिया वो मिजोरम में। और प्रतिशत के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से अगर हम देखें, तो सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र पंजाब में है, पंजाब। सबसे कम सिंचित क्षेत्र जो है वो है असम में, परसेंटेज प्रतिशत के आधार पर। तो ये थोड़ा सा बेसिक डेटा है, तो आपको पता होना चाहिए। प्लस जो है आगे अब देखते हैं सिंचाई का साधन कहाँ कौन सा ज्यादा यूज होता है। तो सिंचाई के साधन में नलकूप जो है मतलब ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स, नहरें मतलब कैनाल्स, कुएं मतलब वेल्स, तालाब मतलब टैंक। तो देखिए नलकूप से 46% जो है वो नलकूप से या फिर कैनाल्स जो है, सॉरी ट्यूबवेल्स जो है उनसे होता है सिंचाई, और उसमें अधिकतम होती है यूपी में। सर्वाधिक क्षेत्र यूपी में, एरिया कहाँ पर सबसे ज्यादा इससे सींचा जाता है, और प्रतिशत किसमें सबसे ज्यादा, प्रतिशत मतलब टोटल जो कृषि भूमि है उसका कितना प्रतिशत उससे सिंचाई होती है उस पर्टिकुलर साधन से। तो प्रतिशत और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों से देखेंगे। ट्यूबवेल्स जो है, ट्यूबवेल्स में अगर देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स का यूज होता है। प्रतिशत ट्यूबवेल्स का सबसे ज्यादा गुजरात में देखने को मिलता है। तो गुजरात में परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा, गुजरात का जो कृषि भूमि है वो अधिकतम प्रतिशत उसका ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, जबकि यूपी में बहुत बड़ा एरिया है, एरिया वाइज। नहरों की सिंचाई का अगर देखें तो 24% सिंचाई भारत में वो नहरों के माध्यम से होती है, 24%। नहरों की क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, यूपी में बहुत बड़ा एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड काफी बड़ा है, इसलिए एरिया वाइज यूपी सभी में आगे है। तो यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से आगे है इसमें। और नहरों की प्रतिशत अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में जो कृषि भूमि है उसका अधिकतम प्रतिशत नहरों से सींचा जाता है। फिर कुएं की, वेल्स की अगर बात करें तो भारत की कुल सिंचाई जो सुविधा है उसमें से 16% सिंचाई कुएं से होती है, वेल्स से होती है। उसमें वेल्स में भी सबसे ज्यादा एरिया जो है वेल्स से सींचा जाने वाला, कुएं से सींचा जाने वाला, वो यूपी में है। जबकि प्रतिशत, कृषि भूमि का प्रतिशत गुजरात में ज्यादा सींचा जाता है कुएं से। तालाबों की अगर देखें तो तालाब दक्षिण भारत में ज्यादा है। तालाब का प्रतिशत या योगदान जो है कुल सिंचाई में वो 3% है। और सबसे ज्यादा तालाब से सिंचित क्षेत्र जो है वो है आंध्र प्रदेश में। और प्रतिशत
कृषि भूमि का अधिकतम प्रतिशत जो सींचा जाता है तालाब से वो है तमिलनाडु में। तो इस तरह से प्रतिशत के हिसाब से तमिलनाडु आगे है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तालाबों की संख्या भी है। हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स जो है वो भी तमिलनाडु में है, हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स। तो ये कुछ बेसिक डेटा है। अब हम बात करते हैं कृषि जो है, अब सिंचाई वाले ये बेसिक डेटा आप याद रखिएगा। अब कृषि के विभिन्न प्रकार जो होते हैं उनको हम देखेंगे। प्रकार आपसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते, पर उन प्रकारों में कुछ एक जो एग्रीकल्चर है उनके विभिन्न नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए ब्रीफली डिस्कस करते हैं। कृषि एग्रीकल्चर दो तरह की होती है। एक तो निर्वाह कृषि जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरा होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि। और सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है निर्वाह कृषि, उसमें होती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव जिसको कहते हैं गहन निर्वाह कृषि। एक होती है आदिम, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। और प्रिमिटिव में अगर देखा जाए तो उसमें भी दो तरह की होती है, स्थानांतरण कृषि मतलब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, चलवासी कृषि मतलब नोमैडिक एग्रीकल्चर, नोमैडिक। कमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वाणिज्यिक कृषि, उसमें एक तो होती है क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स ग्रो होती है, फूड क्रॉप्स अनाज का या ग्रेन कल्टीवेशन जो है वो किया जाता है, अनाज ग्रेन एग्रीकल्चर, अनाज की खेती, जैसे बड़े स्तर पर गेहूं वगैरह की खेती होती है। रोपण कृषि मतलब प्लांटेशन या फिर मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। मिक्स्ड एग्रीकल्चर में पशुपालन और कृषि दोनों साथ की जाती है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो निर्वाह कृषि जो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, ये केवल किसान अपने निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत अनाज उत्पन्न करने के जितनी ही कृषि करता है, कोई वो बड़े स्तर पर मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको नहीं बेच पाता है, या बेचता भी है तो बहुत कम मात्रा में अपने उत्पादन को बाहर मार्केट में बेचता है। ज्यादा उसका उद्देश्य बस इतना होता है कि वो इतना कमा ले कि अपना निर्वाह कर सके, इतना उत्पादन कर ले कि उसके घर का खाना पीना जो है वो चल सके। इसे कहा जाता है निर्वाह कृषि। इसमें कोई ज्यादा बड़े टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी, टूल्स और ट्रैक्टर वगैरह कोई बड़े स्तर पर वो यूज नहीं करता है। वो घरेलू श्रमिक जो होते हैं, घर वाले ही लोग उसमें खेतों में लगे होते हैं, काम वाम करते हैं। तो घरेलू स्तर पर ही कम तकनीक के साथ किया जाने वाली जो कृषि है वो ये है निर्वाह कृषि। उसमें से गहन या इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर किसको कहा जाता है? इंटेंसिव या गहन उसको कहते हैं जिसमें एक ही खेत के ऊपर साल में 2 बार या 2 से ज्यादा बार खेती की जाए, मतलब रबी और खरीफ की भी फसल उगाई जाए और जायद की जो फसल है वो भी उगाई जाए। तो ऐसी कृषि को गहन कृषि कहा जाता है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ कृषि भूमि बहुत छोटी है, लैंड होल्डिंग्स बहुत छोटी है, वहां पर क्या किया जाता है, इस तरह की गहन कृषि करना आम बात है। तो इसीलिए साल में एक से ज्यादा फसल जहां उगाई जाती है उसे गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि के अलावा आदिम निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, ये जनजातीय लोग करते हैं, ट्राइबल लोग जो होते हैं, ट्राइबल पीपल। ये भी दो तरह की होती है। एक तो होती है स्थानांतरण कृषि, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, किसी वन क्षेत्र को साफ किया जाता है, उसकी लकड़ी काटी जाती है, साफ करने के बाद उसकी लकड़ी को काट कर वहां से हटाकर उस एरिया को जलाया जाता है, मतलब लकड़ी वगैरह जो है वहां पे बचती है उसको जलाते हैं, जलाकर पूरा भूमि को साफ कर देते हैं और उसके बाद उसमें खेती करते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, फिर हाँ उसमें भूमि में काफी समय तक खेती करते हैं, कुछ सालों बाद 1-2-3 साल बाद उसमें उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाती है भूमि में, तो उस पैच को, उस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, फिर काटते हैं पेड़ों को, उनको जलाते हैं, फिर भूमि तैयार करते हैं। तो इस तरह की जो कृषि होती है उसको कहते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि जो है पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें पेड़ के पेड़ जला दिए जाते हैं और भूमि को साफ किया जाता है और फिर भूमि को बंजर छोड़ दिया जाता है। 2-3 साल तक यूज करते हैं, उसमें कुछ नहीं डालते, प्रोडक्शन उसका कम हो जाता है, धीरे धीरे उत्पादकता कम हो जाती है, फिर उसको छोड़कर दूसरे पैच पे चले जाते हैं। तो एनवायरमेंट के लिए काफी हानिकारक है, वनों को भी ये नुकसान पहुंचाती है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसीलिए ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। जो भी जनजाति लोग करते हैं ये, उनको समझाने का प्रयास होता है कि भाई ये ऐसी चीज ना करें, क्योंकि इससे हानि ही हानि है।
चलवासी कृषि, नोमैडिक एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, ये जो जनजातीय लोग होते हैं वो अपने पशुओं आदि को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते हैं, जाते हैं चारे और जल वगैरह की तलाश में, प्लस एनिमल से जो प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, मीट हुआ, दूध हुआ, उनको यूज करते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं। वाणिज्यिक कृषि जो होती है, कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये बहुत बड़े स्तर पर खेती की जाती है, बहुत बड़े स्तर पे, बहुत टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, ट्रैक्टर्स वगैरह, टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्रोफेशनल प्रोफेशनल तो नहीं, बाहर से वर्कर्स बुलाए जाते हैं, बहुत बड़े स्तर पर लेबर जो है उसको हायर किया जाता है, उसके बाद फिर ये खेती होती है। इसमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ उत्पादन होता है, और किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस करके इसमें प्रोडक्शन भी किया जाता है, जैसे ग्रेन, अनाज की खेती जो है वो की जाती है, जैसे कि प्रेरीज जो घास के मैदान है यूएसए में, वहां पर बहुत बड़े स्तर पर कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है गेहूं का। तो इस तरह के बड़े स्तर पर जो प्रोडक्शन होता है उसे कहते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। इंडिया जैसे देशों में, विकासशील देशों में, जहां इतनी जनसंख्या है, जहां पे लैंड होल्डिंग इतनी छोटी छोटी है, वहां कमर्शियल एग्रीकल्चर ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं होता, कमर्शियल एग्रीकल्चर कम ही होता है। बड़े जो दूसरे देश हैं, विकसित देश, जहां भूमि की कमी नहीं है, वहां पर बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं और कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत पैसा लगाना पड़ता है इसमें, बट उससे उतना ही मुनाफा भी होता है। तो ये जो खेती होती है मुनाफे के लिए की जाती है, ये जो इससे पहले की थी वो निर्वाह के लिए की जाती है। और फिर इसमें रोपण कृषि भी की जाती है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसमें चाय, कॉफी, रबड़, इन सब का उत्पादन करते हैं। बड़े स्तर पर कमर्शियल लेवल पे खूब अच्छे से पोल्ट्री फार्म्स एस्टैब्लिश करेंगे, कैटल फार्म्स एस्टैब्लिश करेंगे, फिर ये रोपण कृषि, फिर ये होती है क्या कहते हैं, सॉरी, रोपण कृषि कर रहे हैं तो इसमें कॉफी वगैरह कल्टीवेशन बहुत बड़े स्तर पर, चाय के बड़े बड़े बागान होंगे वो सब। मिश्रित कृषि में एनिमल रियरिंग, पशुपालन और खेती दोनों साथ में की जाती है। इसमें पोल्ट्री फार्म्स वगैरह बहुत बड़े स्तर के होते हैं, कैटल फार्म्स बहुत बड़े बड़े, तो बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत ज्यादा लेबर का यूज करते हैं, बट इससे बेनिफिट भी ज्यादा होता है। तो ये दोनों के तरह की कृषि में अंतर हो गया। इसमें से जो स्थानांतरण कृषि है या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर काफी यूजफुल है, यूजफुल क्या सॉरी ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल है, एनवायरमेंट के लिए नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में स्थानांतरण कृषि के विभिन्न नाम पूछे जाते हैं। इंडिया में भी हर एक राज्य में स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम हैं, उन नामों को हम देखेंगे, और इवन विभिन्न देशों में भी इसके अलग अलग नाम हैं। खास तौर पर राजस्थान में आप देखोगे वालरा कहा जाता है इस तरह की स्थानांतरण कृषि को राजस्थान में। और राजस्थान में वालरा जो कहते हैं उसमें भी दो तरह का होता है, दजिया और चिमाता। चिमाता जो है पहाड़ों के ऊपर जो खेती की जाती है स्थानांतरण कृषि, उसे चिमाता कहते हैं। नीचे निचले घाटी क्षेत्रों में या नीचे मैदानी क्षेत्रों में जो करते हैं उसको कहते हैं दजिया। तो चिमाता, माता, माता से याद रखो माता, चिमाता ऊपर होती है और दजिया नीचे होती है। तो वालरा कृषि भारत में राजस्थान में होती है, और झूमिंग कृषि जो है वो उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इन झूमिंग और वालरा के अलावा और भी कई स्थान हैं या और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ की स्थानांतरण कृषि के अलग अलग नाम हैं, तो वो भी हम देखेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के डिफरेंट नेम्स। तो डिफरेंट नेम्स देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग एग्रीकल्चर, दक्षिणी राजस्थान में वालरा, दजिया और चिमाता, चिमाता पहाड़ों पर, दजिया मैदानों में। मणिपुर में कहते हैं पामलू, पामलू। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में कहा जाता है दीपा, दीपा। हिमालय क्षेत्र में कहते हैं खिल। मध्य प्रदेश में इसको कहा जाता है बेवर, बेबर, धैया और पेड्डा, ये डिफरेंट नेम्स हैं इसके। आंध्र प्रदेश में कहते हैं पोड्डू, पेंडा, पोड्डू, पेंडा। देखिए पेंडा में और पेड़ा में फर्क है, पेड़ा मध्य प्रदेश में, पेंडा आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में पामाडाबी, पामाडाबी, कोमिंग, कोमेन, बरिंगा, इस तरह के कई सारे नाम हैं, कोमेंग, बरिंगा। पश्चिमी तट, खास तौर पर वेस्टर्न, पश्चिमी तट क्या, पश्चिमी घाट, खास तौर पर केरल में वेस्टर्न घाट वाले रीजन में कहते हैं इसको कुमारी, कुमारी। झारखंड में कहा जाता है कुरुआ,
तुंगिया कहा जाता है म्यांमार में। अच्छा, ये जो है अब इंटरनेशनल लेवल की भी यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं, और ये बीच में आ गई वैसे। तो तुंगिया जो है वो कहा जाता है, तुंगिया ये म्यांमार में कहते हैं। हुमा कहा जाता है इसको, जावा सुमात्रा जो इंडोनेशिया की द्वीप है उसमें इसको हुमा कहा जाता है। लोगन कहते हैं अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका। तावी कहा जाता है मेडागास्कर द्वीप जो है उसमें। कैंगिन कहा जाता है फिलीपींस में। फंग कहा जाता है भूमध्य रेखीय अफ्रीका में, मतलब इक्वेटोरियल अफ्रीका में ये नाम है इसके, फंग। तो ये नाम आपको थोड़े बहुत याद करने ही पड़ेंगे क्योंकि इन्हीं में से कुछ एक क्वेश्चंस आते हैं। तो एक दो भी कर लोगे तो चार ऑप्शन में से कम समझ में आ ही जाएगा आपको। इसके बाद विभिन्न देशों में, देशों वाले कुछ तो अभी कर ही लिए थे, बाकी जो है मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, वेनेजुएला में कोनुका, मध्य अफ्रीका में मसोलो, इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में लदांग, श्रीलंका में चिन्ना, थाईलैंड में तुमरी, वियतनाम में रे। ये डिफरेंट नेम है इंटरनेशनल लेवल के। भारत के विभिन्न राज्यों में जो स्थानांतरण कृषि के नाम है वो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, शायद 2018 में। तो हो सकता है इस बार इंटरनेशनल लेवल के कुछ पूछ लें या कोई और चीज पूछ ली जाए कृषि से रिलेटेड। अब जो है मौसम के आधार पर कृषि जो है वो फसलें तीन प्रकार की होती हैं, इनकी जानकारी आप सबको होगी। रबी, जायद और खरीफ। रबी जो है ये सर्दियों में उगाई जाती है, खरीफ बरसात के मौसम में, और जायद इनके बीच की होती है। तो रबी की जो फसलें हैं अक्टूबर नवंबर में बुआई होती है इनकी, मार्च अप्रैल में इनको काटा जाता है। इसमें है गेहूं, जौ, चना, सरसों मतलब मस्टर्ड, मटर, मसूर, मेथी, तारामीरा, इसबगोल, जीरा, धनिया, अफीम, अलसी, ये सब इसमें। जायद जो है वो रबी और खरीफ के बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है उस समय खेती की जाती है जायद वाली। तो जायद वाली जो खेती है ये मार्च अप्रैल में करते हैं बुआई, और मई जून में इसकी कटाई करते हैं। सब्जियां, ककड़ी वगैरह, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ये सब सब्जियां, फल, चारे, ये सब इनका उत्पादन होता है यहाँ पर इस सीजन में, जायद वाली में। फिर खरीफ जो है जून जुलाई में इसकी बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई होती है। मतलब ये है बुआई का मतलब सोइंग सीजन ये है, मतलब सीड को सो करने वाला सीजन, और ये है कटिंग का मतलब हार्वेस्टिंग टाइम ये है। तो हार्वेस्टिंग और कटिंग का टाइम आपने देख लिया, हार्वेस्टिंग और सोइंग का टाइम देख लिया। तो इसमें खरीफ में क्या क्या है फसलें? चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, मूंग, उड़द, ये सब इसमें सम्मिलित है। तो ये फसलों की थोड़ी जानकारी आपको होगी। कई बार सीधे इनमें से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है, कौन सी खरीफ फसल है, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब जो है भारत में जो मेजर क्रॉप्स है उनको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। कुछ तो है फूड क्रॉप्स, मतलब खाद्यान्न फसलें, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, और ये जो है मक्का और दालें, ये सब इसमें आता है। फूड क्रॉप्स में अगर देखें, अदर देन ग्रेन्स, मतलब अनाज के अलावा जो खाद्य फसलें हैं अन्य, उसमें आते हैं गन्ना, तिलहन, ऑयल सीड मतलब तिलहन, कॉफी, चाय। हॉर्टिकल्चर, बागवानी में आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल, फल और सब्जियां। नॉन फूड क्रॉप्स, अखाद्य फसलें जो हैं क्रॉप्स, उसमें आता है रबड़। उसके बाद अलावा फाइबर क्रॉप्स या फिर रेशे वाली जो फसलें होती हैं उनमें आता है कॉटन और जूट, कपास और जूट, जूट को कहते हैं पटसन। तो ये एक और तरीके से क्लासिफिकेशन है। अब देखिए ये विभिन्न जो वो हैं क्या कहते हैं फसलें, चावल वगैरह, उनमें कितना तापमान और क्या परिस्थितियां चाहिए वो है। अब इसको इतना डिटेल में देखने से अच्छा एक शॉर्ट फॉर्म है इसका। शॉर्ट फॉर्म क्या, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा इससे, वो हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंडिया में रेनफॉल और बाकी कंडीशंस तो थोड़ा आपको समझ में अब आती हैं। हाँ, तो इंडिया में यदि देखा जाए तो आपको पता है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है यहाँ बारिश होती है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां बारिश होती है वहां चाय की खेती होती है, चाय। और आपको पता है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश कुछ एक दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी होती है, तो वहां पे भी चाय का उत्पादन होता है, टी कल्टीवेशन। दक्षिण भारत में चाय के अलावा कॉफी का उत्पादन भी होता है, रबड़ का उत्पादन भी होता है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में। उसके अलावा यहाँ पर चावल का उत्पादन भी होता है, राइस,
जूट का प्रोडक्शन भी होता है, जूट। चावल के लिए जो चाहिए होती है वर्षा की मात्रा, ये हम वर्षा देख रहे हैं कितनी वर्षा चाहिए किसी फसल को। चावल के लिए जो वर्षा चाहिए होती है वो होती है 150 से 200 सेंटीमीटर। जूट पटसन के लिए जो वर्षा चाहिए वो आपको मेनली 150 सेंटीमीटर ही काफी होगी, 150 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है यूपी में गन्ने वाला क्षेत्र, गन्ना। गन्ने के बाद आ जाता है गेहूं वाला क्षेत्र यूपी का, गेहूं। तो गन्ने की जो फसल है उसके लिए 125 सेंटीमीटर बारिश काफी है। गेहूं की के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा काफी है गेहूं के लिए। उसके बाद और अगर आगे आ जाए आप तो यहाँ पर सरसों, बाजरा, ज्वार, ये सब फसलें यहाँ पर होती है। सरसों, बाजरा, ज्वार वगैरह जो है उसके लिए केवल 50 सेंटीमीटर वर्षा काफी है, 50 सेंटीमीटर। फिर राजस्थान के दक्षिणी भाग में, गुजरात वगैरह में यहाँ पर मक्का जो है उसका उत्पादन, मक्के का, कपास, मूंगफली और इन सब के दलहन, दालें वगैरह। तो इन सब के लिए ये काफी पास हो गए हैं और काफी सारे हो गए हैं। लेट मी जस्ट इंडिकेट। तो ये जो हमने लिखे हैं अभी मक्का वगैरह, और ये मक्का, कपास, मूंगफली, दलहन, इनके लिए जो वर्षा की मात्रा चाहिए होती है वो लगभग होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास। तो इंडिया में जो भी प्रमुख फसलें हैं उनका एक एक रटने से अच्छा है कि आप उनका रफ एक आइडिया ले लें, तो आपको 4 ऑप्शन में से समझ में आ जाएगा कि किसको कितना चाहिए वर्षा की मात्रा। अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा। बाकी ये साउथ इंडिया में तो है ही। तो देखिए उत्तर पूर्वी भारत में चाय की खेती वगैरह जो होती है वो 200 से ज्यादा सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में होती है। जूट को चाहिए 150 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश, चावल को चाहिए 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश। दक्षिण भारत में चाय, कॉफी और रबड़ 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्र में होते हैं। गन्ने को 125 सेंटीमीटर बारिश चाहिए, गेहूं को 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास, ज्वार, बाजरा, सरसों को 50 सेंटीमीटर, मक्का, कपास, मूंगफली, दलहन, इनको 50 से 100 सेंटीमीटर के आसपास बारिश चाहिए। तो ये वर्षा की स्थिति विभिन्न क्रॉप्स को चाहिए। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर भी बहुत इजी है याद करने के, रटने के बजाय आप रबी और खरीफ जो फसलें हैं, रबी और खरीफ, रबी फसल जो सर्दियों में होती है इसके लिए मेनली जो टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होती हैं वो होती है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान होना चाहिए, और खरीफ जो है उसमें 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान हो तो चलेगा। तो खरीफ फसलों में तापमान परिस्थितियां 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए और रबी फसलों में 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। खरीफ फसलों में जो कुछ एक फसलें ऐसी हैं, बाजरा वगैरह, जो मोटे अनाज हैं बाजरा के जैसे, बाजरा आदि, इनको 30 से थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, 35 के आसपास, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बाजरा जैसी फसलों को तापमान चाहिए होता है। तो तापमान और वर्षा आपको रटनी नहीं है, ये थोड़ा सा रफ बेसिक आइडिया होगा, तो आप 4 ऑप्शन में से समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि क्या चूज करना है। तो अब देखिए विभिन्न क्रॉप्स जो हैं उसका आपके टेम्परेचर और रेनफॉल ये सब लिखा हुआ है। ये कोई खास काम की चीज नहीं है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा बेसिक तो आप कर लोगे। ये फिर उनकी कुछ किस्में हैं कि कौन कौन सी किस्म आई हुई है, तो वो आप देख सकते हो। अभी हम बेसिक एक एक देखते हैं कि प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है, विश्व में सबसे ज्यादा चीन में होता है। गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है और वैश्विक स्तर पे चीन में होता है। जौ का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, वैश्विक स्तर पे रूस में, रशिया में। ज्वार का उत्पादन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और वैसे इंटरनेशनल लेवल पे यूएसए में। बाजरे का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में और भारत जो है बाजरे के उत्पादन में सबसे आगे है। तो ये इनमें से सीधे प्री में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आपको ध्यान होने चाहिए।
प्लस मक्के का उत्पादन जो है ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है और वैश्विक स्तर पे यूएसए में। सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड लेवल पे कनाडा में। मूंगफली का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा गुजरात में होता है और वर्ल्ड लेवल पे चाइना में। इसी तरह से सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में होता है और वर्ल्ड लेवल पे यूएसए है। अरहर जो दाल है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में और भारत इसमें अरहर दाल में वर्ल्ड में नंबर 1 पे। इसके अलावा चना की अगर बात करें, चने का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश और भारत वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे है चने के उत्पादन में। तंबाकू का प्रोडक्शन गुजरात में होता है, चीन इसमें सबसे आगे है। गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ब्राजील में गन्ने का उत्पादन काफी ज्यादा होता है, ब्राजील में चीनी का उत्पादन भी वर्ल्ड लेवल में सबसे ज्यादा होता है। कपास का उत्पादन महाराष्ट्र में और वर्ल्ड लेवल पे चाइना में। जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में और जूट के उत्पादन में भी भारत नंबर 1 पे है। तो ये कुछ बेसिक फसलें और उसमें सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है वो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि प्री में आप उसको डील कर सके। थोड़ा बहुत कुछ एक फसलों में हाईएस्ट जो है टॉप स्टेट जो है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं समय के साथ, तो आपका जब प्री का एग्जाम हो उस समय थोड़ा सा आप चेक करके जाएं। वैसे बेसिक ज्यादा चेंज नहीं होता, जैसे वेस्ट बंगाल राइस कल्टीवेशन में हमेशा रहा है, यूपी गेहूं वगैरह में, तो ये इनमें ज्यादा चेंजेस बेसिकली नहीं होते। तो अब जो है चाय वगैरह कुछ रोपण कृषि की फसलें, चाय में असम सबसे आगे है, चीन इसमें नंबर 1 पे है वर्ल्ड लेवल पे। कॉफी प्रोडक्शन में कर्नाटक आगे है और वर्ल्ड लेवल पे ब्राजील। नारियल के प्रोडक्शन में केरल आगे है और वर्ल्ड लेवल पे इंडोनेशिया आगे है। आम के उत्पादन में आगे है उत्तर प्रदेश और भारत जो है आम के उत्पादन में वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। रबड़ के प्रोडक्शन में केरल आगे है और वर्ल्ड लेवल पे थाईलैंड जो देश है उसमें काफी ज्यादा रबड़ का प्रोडक्शन होता है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें हमने देखी। अब देखिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एमएसपी जो देती है सरकार किन क्रॉप्स पे देती है, निम्नलिखित में से कौन सी एमएसपी कौन सी फसल पर एमएसपी मिलता है या कौन सी में नहीं मिलता। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा बेसिक 23 क्रॉप्स जो एमएसपी में इंक्लूडेड है उनके नाम पता होने चाहिए। 7 सीरियल्स, 5 पल्सेस मतलब दालें, सीरियल्स मतलब अनाज, 7 अनाज, 5 दालें, 7 तिलहन वाली फसलें और 4 कमर्शियल क्रॉप्स इसमें इंक्लूडेड है। तो अब देखिए 7 सीरियल्स कौन से, पैडी मतलब राइस मतलब चावल के अलावा गेहूं, मेज मतलब मक्का, शोरगम, पर्ल मिलेट मतलब ये बाजरा, बार्ले और रागी, बार्ले ही रहेगा आई थिंक, उसको बार्ले को देखना पड़ेगा। और दालों में अगर देखें ग्राम मतलब चना, तुअर, मूंग, उड़द और लेंटिल। और 7 ऑयल सीड्स जो है उसमें मूंगफली, ग्राउंडनट मतलब रेप सीड, मस्टर्ड मतलब ये सरसों, सोयाबीन, सीसम सीड्स मतलब तिल, सनफ्लावर, सैफ फ्लावर, सनफ्लावर 2 अलग अलग है, नाइजर सीड्स ये भी दे रखे हैं। और कमर्शियल क्रॉप्स में कोपरा, नारियल से बनता है जो कोपरा और शुगर केन, गन्ना, कॉटन और जूट, ये एमएसपी में इंक्लूडेड है। तो एमएसपी वाली भी थोड़ी देख के चले जाना प्री में कहीं कोई क्वेश्चन आ जाए तो। इन सब के अलावा आजकल 2 टर्म्स जो नई यूज हो रही हैं, पहले तो हम यूज करते थे टर्म फर्टिलाइजेशन और अब ये नई चीज आई है फर्टिगेशन। इससे पहले किसान उर्वरक उपलब्ध कराता था या रासायनिक उर्वरक डालता था, छिड़कता था अपनी फसलों में। अब छिड़कने के बजाय नई चीज जो अपनाई जाती है उसको कहते हैं फर्टिगेशन। फर्टिगेशन में क्या करते हैं, जो पानी उपलब्ध करवाते हैं पेड़ पौधों को, उसी में कुछ रासायनिक जो उर्वरक है वो मिक्स करके और बूंद बूंद वो उसको डाला जाता है या भेजा जाता है, उसको पाइप डाली जाती है पेड़ के बिल्कुल जड़ के पास, वो एक छोटी सी पाइप जैसी जो है वो जाती है, सारे पेड़ उससे कनेक्टेड होते हैं और सभी पेड़ों पे बूंद बूंद वो जो भी चाहिए होता है उर्वरक, फर्टिलाइजर, उसको उस पेड़ को उतना डाला जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि किसान जब छिड़कता था तो कहीं पर ज्यादा गिरता कहीं कम गिरता, तो अनुकूल मात्रा में पेड़ पौधों को जो उर्वरक चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाते थे, कहीं पे अति हो जाती कहीं पे कमी हो जाती। जबकि ये वाला जो मेथड है जिसमें नलियां डाली जाती है जिनके माध्यम से जो उर्वरक है सीधे पेड़ पौधों की जड़ों के आसपास पहुंचाए जाते हैं,
इनके माध्यम से पेड़ को जितना चाहिए उतना उसको फर्टिलाइजर मिलता है और पेड़ जो है अच्छे से ग्रो होता है, वेस्टेज भी कम होता है, तो इसलिए ये ज्यादा अच्छा मेथड है। तो ये है फर्टिगेशन और ये है फर्टिलाइजेशन। तो ये डिफरेंस है। फर्टिगेशन ऐसे हिंदी में भी देवनागरी में ये टर्म यूज किया जाता है। यूपीएससी में तो काफी फर्टिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, आरपीएससी भी क्या पता दे दे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको बता दिया। इसके अलावा ये देखिए, ये आपको फोटो दिख रहा होगा, ऐसी नलियां डाली जाती पेड़ पौधों के पास, उन नलियों के माध्यम से सीधे पेड़ पौधों के पास जो उर्वरक चाहिए उनकी जड़ों के पास डाल दिया जाता है। अब देखिए एक टर्म और है जो आजकल बड़ा यूज किया जाता है, जीरो टिलेज। जीरो टिलेज जो टर्म है, इसमें क्या किया जाता है, जीरो टिलेज का मतलब है भूमि को जुताई नहीं की जाती, बिना जुताई करे एज इट इज जो फसल पहले की काटी है उसके बाद उसका फसल का कचरा वचरा पड़ा होता है, उसी में वो ट्रैक्टर लेके जाते हैं। ट्रैक्टर में ऐसे ड्रिलिंग मशीन जैसी कुछ ऐसा लगा होता है, उससे सीधा वो ड्रिल करता है और छेद करके ड्रिल करके सीधा जो बीज होता है उसको जमीन के अंदर छोड़ के आ जाता है। तो बीज को ड्रिलिंग के माध्यम से सीधा जमीन में डाल दिया जाता है, इसमें कोई जुताई वगैरह नहीं की जाती। तो जीरो टिलेज मतलब कोई जुताई वताई नहीं कर रहे। इससे काफी बेनिफिट्स होते हैं। एक तो किसान का टाइम बचता है, दूसरी चीज जो है वो उसके ऊपर जो कचरा होता है पुरानी फसल का वो भी काफी प्रोडक्टिव होता है, उत्पादक होता है। और उसके अलावा मिट्टी जो है मृदा संरक्षण होता है और सीधे जो है वो डाला जाता है बीज, तो उससे किसान का समय भी बचता है। और देखिए प्लेसमेंट ऑफ सीड टू सॉइल विदाउट सॉइल प्रिपरेशन, बिना सॉइल को प्रिपेयर करें, तैयारी किए बिना सीधे ड्रिल करके और नीचे डाल देते हैं बीज को। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड, सेकेंडरी टिलेज इज रेस्ट्रिक्टेड। तो डायरेक्ट सोइंग, ये इसका मतलब सिंपल सा ये, डायरेक्ट सोइंग ऑफ सीड्स, बीज को सीधे डायरेक्ट बो दिया जाता है बिना उसको मिट्टी को डिस्टर्ब किए। तो ये मेथड यूज किया जा रहा है इंडिया में। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें ऐसी ड्रिल वगैरह होती है, इसमें ऊपर होते हैं बीज सारे सीधे भूमि में डाल दिए जाते हैं। तो इसके काफी अच्छे खासे बेनिफिट्स है, सरकार इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो कहीं आए एग्जाम में तो उसको पॉजिटिवली ही देखते हुए आंसर्स को, ऑप्शंस को चुनना है। अब देखिए कुल दलहन जो है भारत में, दलहन में सबसे आगे है मध्य प्रदेश, तिलहन में भी आगे है मध्य प्रदेश, और फसल खाद्यान्न फसलें जो हैं उनके उत्पादन में यूपी वगैरह काफी आगे, यूपी आगे है। और क्षेत्रफल के आधार पर टोटल इंडिया में जो खेती की जाती है उसमें ज्यादा खेती कौन सी फसल ज्यादा उगाई जाती है, तो वो चावल है। कई बार हमको लगता है हम गेहूं ज्यादा खाते हैं तो हमको लगता है गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादित होता होगा, नहीं, बट चावल नंबर 1 पे है, गेहूं दूसरे नंबर पर, दालें तीसरे नंबर पर और तिलहन चौथे नंबर पर। तो ये बेसिक है कि एरिया वाइज जो है कौन सी प्रमुख फसलें, विच आर द मेजर क्रॉप्स एरिया वाइज। अब देखिए इंडियन काउंसिल और ये सब जो है ये कुछ रिसर्च सेंटर्स वगैरह के नाम है। एक सबसे इंपॉर्टेंट रिसर्च सेंटर जो है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये स्थापित किया गया था 1929 में, इसका सेंटर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा जो बाकी सेंटर्स हैं वो अगर आपको याद करने हो तो सिंपल सा आपको कुछ एक ऐसे रफ डायग्राम भी बना लेंगे तो भी याद रहेगा। देखिए असम में जोरहट नाम का जो स्थान है वहां पर चाय का रिसर्च सेंटर है। पश्चिम बंगाल जो है वहां के पर बराकपुर नाम का स्थान है पश्चिम बंगाल में, जहां पर जूट का रिसर्च सेंटर है, जूट का। उड़ीसा में कटक जो है नाम का स्थान, कटक नाम के स्थान पर चावल का रिसर्च सेंटर है। आंध्र प्रदेश में तंबाकू का रिसर्च सेंटर है मुद्री नाम के स्थान पर। फिर उसके बाद तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में कोयम्बतूर में गन्ने का रिसर्च सेंटर है कोयम्बतूर में। और ये जो है इसको कहते हैं सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये सेंट्रल नाम का है। इसी तरह से यूपी में भी गन्ने का एक रिसर्च सेंटर है पर उसका नाम है भारतीय कुछ अनुसंधान, भारतीय नाम का जो है वो यूपी में, और यूपी में वो मेनली है लखनऊ में, यूपी में लखनऊ में। और यूपी में इसके अलावा भी एक और है, कानपुर में रिसर्च सेंटर है एक, और वो दलहन से रिलेटेड है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। कानपुर में एक और है, सो कानपुर वाला देख ही लेते हैं अभी। कानपुर वाला हाँ दलहन से रिलेटेड है, सही मैंने बताया। तो कानपुर में दलहन से रिलेटेड एक रिसर्च सेंटर है, दालों से रिलेटेड।
फिर उसके बाद गुजरात जो है, गुजरात में जूनागढ़ जो है वहां पर रिसर्च सेंटर है मूंगफली का, मूंगफली। इसी तरह से महाराष्ट्र में काफी सारे रिसर्च सेंटर हैं। महाराष्ट्र में पुणे, शोलापुर, पुणे में अंगूर का, ग्रेप, शोलापुर में अनार का, पोमोग्रेनेट, और उसके अलावा जो थाने है वहां पर भी एक रिसर्च सेंटर है, मेनली कपास का एक रिसर्च सेंटर भी महाराष्ट्र में, कपास। इसके अलावा यहाँ पर कर्नाटक में मैसूर में सिल्क का से रिलेटेड सेंटर है। केरल में जो सेंटर है वो नारियल का रिसर्च सेंटर है, नारियल। केरल में केसारगढ़ नाम का स्थान है वहां पर। तो इस तरह से आप देखेंगे, मैप से लर्न करेंगे तो आपको रिसर्च सेंटर भी याद हो जाएंगे। एक बार मैप में देख लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, कॉटन रिसर्च नागपुर में मेनली। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, शुष्क कृषि वाला सेंटर हैदराबाद में, ये मैंने नहीं बताया आपको। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, चावल वाला, कटक उड़ीसा में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स, दालों वाला, कानपुर में। इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राउंडनट, मूंगफली का, जूनागढ़ में। ग्रेप्स, अंगूर का, पुणे में। पोमोग्रेनेट, अनार का, शोलापुर में। शुगर केन, गन्ने का, लखनऊ में। शुगर केन रिसर्च कोयम्बतूर में भी है। तो इंडियन नाम का जो है वो यूपी में है, सेंट्रल नाम का जो है वो तमिलनाडु में है। इसी तरह से चाय का है जोरहट, आसाम में। सिल्क का रिसर्च सेंटर मैसूर में। जूट का, पटसन का है बराकपुर, पश्चिम बंगाल में। तंबाकू का है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में। और कोकोनट का है कासारगोड, केरल में। तो इस तरह से रिसर्च सेंटर भी आपको याद हो जाएंगे। तो प्री में ये रिसर्च सेंटर्स भी आ सकते हैं। खाद्यान्न उत्पादन वगैरह से भी सीधे डेटा आ सकते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे जो है राजस्थान का, उससे आप खाद्यान्न उत्पादन वगैरह थोड़ा जब प्री का एग्जाम हो उस समय नोट डाउन करें, अभी कोई याद करने का फायदा नहीं है। जब भी एग्जाम डिक्लेयर हो उस टाइम आपको थोड़ी बहुत चीजें देखनी है। तो इस तरह से आपका एग्रीकल्चर जो प्री के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है वो हमने देख लिया। इन सब के अलावा चावल जो है, चावल की 3 प्रमुख फसलें प्राप्त की जाती है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, ओस, अमन और बोरो। ओस, अमन और बोरो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये अगर पूछ लिया जाए ओस, अमन और बोरो क्या है, तो चावल की 3 फसलें जो यहाँ पर की जाती हैं या यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उसके आसपास वाले क्षेत्र में जो उगाई जाती है वो है इसमें इंक्लूडेड। तो इसके साथ हमारा कृषि वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बाकी जो टॉपिक बचता है लास्ट परिवहन वाला, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।